नमस्कार। मैं शोम उपाध्याय। स्वागत है आपका एक बार फिर द न्यूज़ क्लब पर। जुलाई महीने में चंद ही दिन शेष हैं, यानी ये कहें कि सावन का महीना अब पूरा हो चुका है। बॉलीवुड में न जाने कितने सावन पर गाने लिखे जा चुके हैं। वहीं सावन ने उम्मीद के मुताबिक पूरे परिवेश को बारिश के बौछार से सराबोर कर दिया। बारिश ऐसी बरसी मानो प्रकृति में एक बार फिर बाहर आ गई। इससे इतर बिहार में जून जुलाई में होने वाली बारिश ने बिहार का बेड़ा गर्क कर रखा है। मैंने एक भी ऐसा सावन नहीं देखा जिसमें बाढ़ ने बिहार में तबाही न मचाई हो। क्या ये खराब जल प्रबंधन का नतीजा है या बांध की कमी? आज की चर्चा इसी समस्या पर। मैं स्वागत करता हूं अपने साथी और युवा पत्रकार कुमुद रंजन का। स्वागत है कुमुद आपका हमारे खास शो बात पते की पर। नमस्कार शुभम। हाँ कुमुद, क्या है ये समस्या? आप बिहार से आते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। शुभम, जैसा कि मैं आपको बताऊं बिहार के बारे में कि यदि पटना जैसे क्षेत्र में जब बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो आप कह सकते हैं कि जल प्रबंधन का दोष है या प्रशासनिक दोष है। लेकिन बिहार के नॉर्थ पार्ट में आप उत्तरी भाग में चले जाओ, पूर्वी चंपारण, अररिया, सुपौल, इन सब जगहों पे चल जाओ तो आप दोनों कह सकते हो कि इसमें बारिश का भी दोष है और खराब जल प्रबंधन का भी दोष है। मिश्रण कह सकते हो आप कि इसमें यदि नदियों पे तटबंध या आप कह सकते हो बड़े बांध बनाए गए होते या जो बारिश होती है वहां पे बहुत प्रचुर मात्रा में बारिश होती है तो उसको एक पार करने के लिए या उसको प्रवाह को उसका रोकने के लिए यदि जल प्रबंधन किया गया होता तो बाढ़ जैसे हालात को रोका जा सकता था। तो आप ऐसा कह सकते हो कि खराब जल प्रबंधन और प्रशासन बिहार में दोनों का दोष है। सरकार दावा तो करती है, हर बारिश के मौसम के शुरू होने से पहले ही कहती कि इस बार मैंने बाढ़ से बचने के लिए सारा उपाय कर लिया है। इस बार जैसे आप न्यूज अखबारों में पढ़ा होगा आपने कि बिहार सरकार ने दावा किया था कि मानसून के आने से पहले हमने सारे प्रबंधन कर लिया था। लेकिन जैसे ही मानसून आई तो आप देख सकते हो टीवी चैनलों और अखबारों में कि इस बार फिर करीब दर्जन जिले प्रभावित है, 8 लाख लोग उसमें प्रभावित हुए हैं और करीब 435 पंचायत इससे प्रभावित है। मतलब ये सरकार के दावे, ये हर साल दावे होते हैं। बारिश हर साल आती है, सरकार हर साल दावा करती है कि मैंने बारिश के कारण होने वाले बाढ़ का प्रबंधन कर लिया है, बाढ़ को रोकने के लिए प्रबंधन या मैंने प्रबंध कर लिया है। सरकार हर साल दावा करती है, लेकिन जैसे मानसून आती है तो आप देखते हो हर साल बिहार से बाढ़ की खबरें आती है, हर साल कईयों की जान जाती है। सरकार अगर बाढ़ पुनर्वास के लिए फिर से राशि जारी करती है। मतलब ये सालों साल से सिलसिला चलते आ रहा है। कुमुद, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें अभी दिखाया गया है कि बिहार के करीब 10 जिलों में करीब 8 लाख लोग इससे बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 18,612 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। प्रदेश के 10 जिलों में हैं सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और खगड़िया। 55 प्रखंडों के 282 पंचायतों की करीब 6,36,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित है। तो क्या बिहार सरकार के पास इतने सारे इंतजाम हैं कि इतने सारे लोगों को सुरक्षित ठिकानों में पहुंचा जा सके? देखिए शुभम, इसमें आप सरकार के दावों को एक तरफ रखिए, लेकिन जो हमारे पास एक रिपोर्ट है उसके वो रिपोर्ट कुछ और कहानी बयां करती है। ये मतलब इसमें कुछ ऐसा डेटा है जो सरकार का इस पे कंट्रोल करना या नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो बिहार में 85% बारिश होती है वो साउथ वेस्ट या जिसे दक्षिणी पूर्व मानसून कहते हैं, जो केरला से होकर आती है, उससे होती है। मैं आपको एक डेटा देता हूँ जिसमें हाईएस्ट जो रेनफॉल होता है 33% रेनफॉल होता है, जो दक्षिण पूर्व मानसून की तरफ से आता है, वो जुलाई मंथ में होता है, जो भी महीना चल रहा है। फिर और इसके बाद अगस्त महीने में 28% बारिश दक्षिण पूर्व मानसून के कारण होती है। वहीं जुलाई और सितंबर की बात करें तो 17% जो बारिश होती है वो दक्षिण पूर्व मानसून की वजह से होती है। और वहीं सितंबर में बात करें तो 21% बारिश होती है
वो दक्षिण पूर्व मानसून के कारण होती है। वहीं एक और डेटा दूं तो उसके अनुसार जो हाईएस्ट रेनफॉल होता है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, जो डेटा है पुणे की, जो ये डेटा है क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विस इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइंस के पुणे के द्वारा जारी किया गया है। ये 2020 का डेटा है। उसके अनुसार एक जबरदस्त, इसमें आप कह सकते हैं एक समझाया गया इस चीज को, जो कि आप बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। कितना संतुलित डेटा के द्वारा समझाने की कोशिश किया जाता है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जी जैसे बताइए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने हैं जो मानसून का समय होता है। इन 4 महीनों में सबसे ज्यादा बारिश होती है बिहार में, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि 2008 में 291.8 मिलीमीटर बारिश हुई थी, 2007 में 548.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी, 1998 में 370.1 मिलीमीटर और 2016 में 357.9 मिलीमीटर बारिश हुई। फिर उसके बाद आप जो सबसे कम बारिश हुई थी वो 2009 में हुई थी, जिस समय 2009 में आप मान लो कि एक सूखा पड़ा था, और सूखा था 2009 में। मतलब इस डेटा के अनुसार समझाने की कोशिश किया गया है कि आपको एक और डेटा देता हूँ। जो बिहार के 3 जिले हैं, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया और वेस्ट चंपारण, यहाँ पे मानसून के समय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। आप मान लो कि यहाँ पे 1800 मिलीमीटर तक हाईएस्ट बारिश होती है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो बाढ़ है वो सरकार के कारण नहीं, मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून के बहुत ज्यादा सक्रिय होने के कारण होती है। लेकिन हमारे पास इतने सारे डेटा हैं और सरकार ही इन डेटाओं को रिलीज करती है, तो जब सरकार के पास सारे डेटा उपलब्ध हैं तो क्यों सरकार अपनी पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाती है? उसे पता है कि हाँ, जून, जुलाई, अगस्त का जो महीना है बिहार के लिए एक खतरनाक महीने बन जाते हैं, तो क्यों सरकार इसके लिए तैयार नहीं है? इसमें सरकार तो मतलब सरकार कोशिश करती है, लेकिन इसमें बिहार में यह है कि जो फंड, जो भी फंड बनते हैं या जो तैयार की जाती है, तैयारी होती है, वो बस कागजों पे सिमट जाती है। जमीनी हकीकत कह लें तो हर साल वही क्या कहते हैं, कागजों पे पुल बना दिया जाता है, बांध बना दिया जाता है, तटबंध बना दिया जाता है, लेकिन वो हकीकत में नहीं हो पाता हर साल। मतलब आप बाढ़ की तैयारी के नाम पे थोड़े बहुत मिट्टी के दीवार खड़े कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि हो गया, लेकिन जब बारिश आती है और तेज बहाव होता है, जो नेपाल के तराई से कोसी, गंडक और बागमती नदी में जब तेज बारिश होती है, तो ये जो बांध वगैरह बनाए जाते हैं उनको अपने तेज तेज बहाव उफान से में वो बहाल। कहाँ कहाँ तक वो रुक पाएंगे? जी जी, चल ठीक है। आपको अब मैं आपको डेटा देना चाहूंगा, जो कि वेस्ट चंपारण में दक्षिण पूर्व मानसून के कारण सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, 1694.1 मिलीमीटर, जो कि बिहार के वार्षिक वर्षा से कहीं कहीं ज्यादा है। और यहाँ पे एनुअल रेनफॉल है किशनगंज जिले में 2023 मिलीमीटर, जो कि बिहार के वार्षिक वर्षा है 1326 या 1126, जो वैरी करता है, उसके दुगना है। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें मानसून का बहुत बड़ा हाथ है, और कहीं ना कहीं सरकार के जो खराब जल प्रबंधन है या जो या तैयारी कह लें, उसके कारण, या और भी रीजन है। जैसे कि 3-4 रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे एक तो मैंने खराब जल प्रबंधन का जिक्र किया, उसके बाद आप मान लो जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है, कोसी नदी पे बांध बना हुआ है, जो 1954 में समझौता हुआ है, उसके अनुसार जब बांध बना तो उसमें 52 द्वार है। तो उसमें समझौते में यह है, उल्लेख है कि यदि नेपाल के साइड बांध में पानी बढ़ता है तो उन 52 द्वारों को खोल दिया जाएगा। अगर बहुत ज्यादा पानी होगा तो एक साथ नहीं, तो एक एक करके खोल दिया जाता है। तो उसके कारण जो बारिश है, बारिश का या नदी का पानी, वो अचानक से कई जिलों में पानी आ जाता है। आप मतलब जैसे आप रात में सोए हो और सुबह उठो तो जिलों में ऐसी हालत होता है कि आप सुबह तैर रहे हो, इस तरीके की स्थिति होता है। जो कोसी नदी कारण प्रभावित जिले मुख्यतः 3 है, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार।
आप गंडक नदी के कारण शहर है बगहा, बेतिया, हाजीपुर, फिर पश्चिमी चंपारण कह लो, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, ये सब भी गंडक नदी के कारण प्रभावित है। जो आपने शुरू में जिक्र किया कि इन शहरों में ये बाढ़ का स्थिति क्यों है। फिर बागमती नदी, इसमें दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, इन सब सुपौल, ये सब जिले किशनगंज। बागमती नदी के कारण प्रभावित है। और तीसरा रीजन, जो नेपाल से नदी आती है उसको अपने साथ गाद लेकर आती है। तो आप मान लो कि इतने सालों से गाद लेकर आ रही है, तो वो गाद एक तरीके से जम गया है और नदियों की सफाई नहीं हो पाती। इसके कारण वो ना बारिश का शक्ल ले लेता है, तो उसके कारण भी एक बाढ़ आता है। फिर आप मान लो चौथा जो रीजन मैं बताने जा रहा हूँ, वो जो आपने मैं शुरू में बताया कि जो बिहार के 3 जिले हैं, किशनगंज, सुपौल और अररिया, इन सब तीनों जगह में 1800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। तो ये भी एक मानसून का बहुत मानसून में बारिश का या बाढ़ का कह लें एक बहुत बड़ा रीजन है। फिर आप एक रीजन मान लो कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना, जिसके कारण आप पेड़ जो उस साइड जो सड़कें बन रही हैं, उस कारण पेड़ बहुत मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं। उस कारण आप कह लो कि बहुत सारे जो तटबंध है वो टूट गए हैं। तो जो नदी का पानी है वो डायरेक्ट गांव में घुस जाता है। जो तटबंध था, जो बिहार में अलंग कहते हैं या पैंग कहते हैं तटबंध को, वो खत्म होते जा रहा है दिनों दिन। या आप कह लो एक 5वां रीजन में बताना चाहूंगा, यहाँ बहुत बड़ा रीजन है कि आजकल घर बनाने की, जब घर में जब नया घर बनाया जाता है उसको भरने के लिए मिट्टी का कटाव होता है और वो खेत से मिट्टी कटता है। तो जब खेत से मिट्टी लगभग 2 से 3 फीट हर लोग काटने के लिए देते हैं, तो उससे क्या हो जा रहा है कि खेत की गहराई हो जा रहा है और वो नदी से नीचे होती जा रही है। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। बिहार में बाढ़ के खतरे के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 21 टीमों को राज्य के विभिन्न संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है। लेकिन कुमुद, बाढ़ आ रही है ठीक है, लेकिन इस पर राजनीति क्यों होती है? तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बोला है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि बाढ़ पीड़ितों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था करे। तो ये विपक्ष का बोलना कहाँ तक सही है? देखिए, बाढ़ पे तो सबसे ज्यादा राजनीति होती है। चाहे कोई भी बिहार में दल आए, जेडीयू आए या जनता दल आए, दोनों राजनीति करती है। एक डेटा मैं आपको बताना चाहूंगा। एक डेटा के अनुसार 1979 से 2006 तक बाढ़ के कारण 5874 लोग की मृत्यु हुई, वही 19,044 पशुओं की मृत्यु हुई। अब इससे आगे हम बात करें तो 7 करोड़ 70 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ के कारण पानी में डूब गई। वहीं 3 करोड़ 74 लाख हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल डूब गई। वहीं पैसों की बात करें तो 7969 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं सरकार के द्वारा बनाए गए सरकारी इमारत, जैसे आप स्कूल मान लो, पंचायत भवन मान लो या जिला कार्यालय मान लो, वो 4151 करोड़ रुपए मूल्य के वो बर्बाद हो गए। वहीं आप लोगों की बात करो तो 1 करोड़ 15 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं इन 1979 से 2006 ईस्वी तक। वहीं एक और डेटा के अनुसार बात करें तो उत्तरी बिहार के 76% जनता बाढ़ के साए में जीती है। ये जो आप 12 से 20 जिलों की मैंने जिक्र किया। फिर एक और डेटा के अनुसार बाढ़ से प्रभावित कुल क्षेत्रफल का 16.5% क्षेत्र बिहार में स्थित है। मतलब जो पूरे भारत में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसका 16.5% जमीन बिहार में है। भारत का 22.5% बाढ़ से पीड़ित जनसंख्या सिर्फ बिहार से आते हैं। मेरे पास एक और डेटा है, उसके अनुसार मैं, यदि आपके पास समय हो तो मैं आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि कौन से साल में कितने लोगों की जान गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करिए। 1979 से 2017 तक मेरे पास डेटा है। उसके अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि हर साल बाढ़ के कारण कितने लोगों की जान गई और कितने पशुओं की जान गई। जैसे 1979 में 14 लोगों की जान गई, 50 पशुओं की भी जान गई। 87 की बात करें तो बिहार में 1987 में बहुत जबरदस्त और भीषण कह सकते हैं बाढ़ आई थी, जिसमें बहुत सारे शहर और बहुत सारे जिले बिहार के प्रभावित हुए थे। उसमें 1401 लोगों की जान गई थी और 5302
पशुओं की जान गई थी। अगले साल 1988 की बात करें तो 52 लोगों की जान गई थी, 29 पशुओं की जान गई थी। 96 में 222 लोगों की जान गई, 171 पशुओं की जान गई। 1997 की बात करें तो 163 लोगों की मृत्यु हुई, वहीं पे 191 पशुओं की भी मृत्यु हुई। 2007 जो कि बिहार में भीषण बाढ़ कह सकते हैं, जिसमें 1287 लोगों की जान गई। करीब करीब हमारे पास जो डेटा है, इसमें प्रभावित 22 जिले प्रभावित हुए थे। 2 करोड़ 40 लाख लोग इसमें 22 जिले से मतलब विस्थापना का शिकार थे। अब 2 करोड़ 40 लाख लोगों को बाढ़ के कारण हटना पड़ा था अपने जिले से। इसमें 1 करोड़ हेक्टेयर खेती का जमीन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। या 2007 का बाढ़ बिहार में मतलब एक भीषण बाढ़ कहा जा सकता है। और इसमें बहुत सारे घोटाले भी हुए थे, जिसका जिक्र अखबारों में किया जाता है। और इस मतलब एक बाढ़ घोटाला के नाम से प्रसिद्ध है। आप अखबार में देख सकते हो, पुराने अखबारों में इसका डेटा उपलब्ध है। डेटा है 2017 की, जहां पे 521 लोगों की जान गई और 192 पशुओं की मृत्यु हुई। तो हमारे पास एक डेटा था जिससे आप देख रहे थे कि कितने जान माल की क्षति हुई लोगों की। चलिए कुमुद, आज हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, तो हम यहीं पर इसको विराम लगाते हैं। तो ये तो रहा बिहार की बाढ़ का विश्लेषण। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और बात पर। तब तक के लिए धन्यवाद। कुमुद, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद शुभम। देखते रहिए द न्यूज़ क्लब।